आप सबको हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें और हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देखें। जब दिलो दिमाग पर शैतान हावी हो जाए तो इंसान अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखता और फिर अपनी हवस को पूरी करने के लिए घर की इज्जत तक को नहीं बख्शता। इंसान अपने रिश्तों को निभाने में इत्तेदाल का दामन छोड़ बैठे तो बहुत से ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब कर बैठता है जिनकी माफी मिलना भी मुश्किल होती है। आज फिर मेरी बहन मेरे पास मेरे कमरे में आकर सोने की जिद कर रही थी। मुझे उसे देखकर परेशानी होने लगी। वो रोजाना मेरे पास आ जाती थी। आज भी मैंने उसे जब वापस उसके कमरे में भेजने की कोशिश की तो वो और जिद करने लगी और रोने लगी। बोली कि मुझे तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ ही सोना है। मैं सर पकड़कर बैठ गया। उसे कोई भी बात समझाना मुश्किल था क्योंकि वो कोई नॉर्मल लड़की ना थी। वो एक पागल लड़की थी, मगर मैं उसे अपने पास सुलाने से डरता था क्योंकि वो इंतहा की हसीन थी और अब जवान हो चुकी थी। अगर वो मेरी सगी बहन होती तो फिर भी शायद मैं उसके बाद की इजाजत उसे दे देता कि वो मेरे कमरे में मेरे साथ सोए, मगर वो मेरी सौतेली बहन थी जिसके साथ मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं था। मगर उसकी ये जिद मुझे परेशानी लाहक कर देती थी। वो रोजाना मेरे पास आकर सोने की जिद करती। मुझे उसकी माँ पर हैरत होने लगी। मेरा सौतेला बाप, अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी उसे। उसे कुछ एहसास ही नहीं था। वो मेरी माँ के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में इस कदर मगन था कि अपनी जवान बेटी का कोई ख्याल ही नहीं रहा था। और उसकी बेटी रोजाना रात के वक्त अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे में पहुंच जाती थी। मैं इसके रोने और जिद करने पर जिद हो गया था। पहली बार जब वो मेरे कमरे में आई थी तो शाम का वक्त था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादलों की तेज आवाज और बिजली की चमक किसी भी लड़की को डरने पर मजबूर कर देती थी। फिर वो तो एक पागल और मासूम सी लड़की थी। वो भी अपने कमरे में डर गई और फौरन भागी मेरे पास आ गई। मैंने हमदर्दी के तहत उसे अपने कमरे में ठहरने को दिया था, मगर अगले रोज रात होते ही वो फिर मेरे कमरे में आ गई और मेरे लिए ये बात काफी अजीब थी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था जब मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। वो हमारी सौतेली बहन को मेरे कमरे में देख कर ठटक गया और मुझे निहायत अजीब नजरों से देखने लगा। मैंने अपने भाई की नजरों से शर्मिंदा होते हुए उसे बताया कि हमारी सौतेली बहन है, रोजाना नींद में डर जाती है, इसी वजह से वो मेरे पास सोना चाहती है। मेरा भाई मेरी बात पर गुस्से से बोला कि तुम जानते हो ये हमारी सगी बहन नहीं है, सौतेली है, और इसके बाप ने भी अपनी दौलत की बिना पर हमारी माँ को हमसे गाफिल कर दिया है और अब ये तुम्हें अपने हुस्न से पागल कर देना चाहती है। वो नफरत से हमारी सौतेली बहन को देखते हुए बोला कि मैं अपनी बहन को तो इसके बाप के हाथों गुमा चुका हूँ, मगर अब मैं तुम्हें इसका शिकार बनने नहीं दूंगा। मैंने अपने भाई को बातों पर शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया था और उसे फौरन टोक कर कहा कि तुम गलत समझ रहे हो। ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसे बाकी बहनों की तरह ही रखता हूँ। मेरी सौतेली ही सही, लेकिन एक बहन है। मेरे भाई के इस तरह शोर मचाने पर वो सहम कर मेरे पीछे चुप कर बैठ गई थी। मेरा भाई इस हरकत पर मुझे जताती हुई नजरों से देखकर कमरे से चला गया। मैं उसे सफाई देना चाहता था, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ना हुआ। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं अपनी सौतेली बहन की वजह से और अपने भाई के दरमियान गलत फहमी पैदा करना नहीं चाहता था। मैं जानता था मेरा भाई बहुत हसास था। वो कुछ बिगड़ा हुआ मिजाज ही रखता था। हमारी माँ की शादी के बाद से उसने हमारी माँ को अजनबी समझना शुरू कर दिया था और अब वो हमारी सौतेली बहन को मेरे पास देखकर मुझे ही पराया समझने लगा था। मैंने अब अपनी सौतेली बहन को उसके कमरे में भेजने की कोशिश की, मगर वो हमेशा की तरह जल्दी से मेरे बिस्तर पर सो गई। मैं मजीद उसके साथ सख्ती नहीं कर पाया, बेचारी से बैठा रह गया। मुझे अपने भाई के दिल में आई गलत फहमी दूर करने की फिक्र होने लगी। हम दोनों भाई सगे थे और हमारे बाप की वफात हो चुकी थी। मेरे बाप के बेजा लाड प्यार ने मेरे छोटे भाई को बहुत ही बुरी तरह बिगाड़ दिया था। मेरे बाप ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने छोटे भाई और माँ का हमेशा ख्याल रखूं, मगर मेरे बाप की वफात के कुछ अरसा बाद ही मेरी माँ ने हम बहन भाइयों को संभालने के लिए दूसरी शादी की। मगर वो शख्स ना सिर्फ पहले से शादीशुदा था, बल्कि उसकी एक बेटी भी थी जो पागल थी और इंतहा की हसीन थी। मैं अपने सौतेले बाप से ना खुश नहीं था। मुझे अपनी माँ की मजबूरियों का बखूबी अंदाजा था, मगर मुझे वो छोटी लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई थी। कुछ दिन हमारे दरमियान अजनबियत रही और हमारे सौतेले बाप को भी हमसे कोई वास्ता ना था। साफ जाहिर था कि वो सिर्फ अपने मकसद के लिए हमें इस घर में रहने को लाया था। चंद दिनों में मेरी माँ की सारी तवज्जो वो अपनी जानिब करवा चुका था। दौलत दिखाकर अपनी मन मर्जी चलाने लगा था। इस शख्स की लापरवाही चंद दिनों में ही वाज़ेह हो गई थी। वो अपनी बेटी को भी तवज्जो नहीं देता था, उसके लिए वक्त ही नहीं निकालता था। मुझे वो लड़की छोटी बहन के तौर पर बहुत पसंद आई थी। उसके पागलपन में न जाने बच्चों वाली जैसी हरकतें मुझे अपनी तरफ मतवज्जो करने लगी थी। मेरे दिल में छोटी बहन की एक ख्वाहिश हमेशा से मौजूद थी और वो लड़की मेरी बहन की कमी पूरी करने लगी थी। मगर मुझसे छोटे भाई को ना ही हमारा सौतेला बाप पसंद आया था और ना ही सौतेली बहन।
وہ پہلے دن سے اپنی نفرت اور ناپسندگی کا واضح اظہار کر چکا تھا۔ اس کا گھر میں رویہ دونوں باپ بیٹی کے ساتھ بہت برا تھا۔ میرے سوتیلے باپ نے اس رشتے کے درمیان کبھی کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ میری ماں نے کبھی ہمارے سوتیلے باپ کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا، اور نہ ہی میرے بھائی کو اس ناپسندیدگی کے اظہار پر کبھی ٹوکا تھا۔ میرے سوتیلے باپ کو صرف اپنے سکون اور اپنی زندگی سے مطلب تھا۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے بھی ناراض ہو گیا۔ اس کا رویہ میری سوتیلی بہن کے ساتھ دن بدن بہت برا ہوتا جا رہا تھا، اور وہ پاگل سی لڑکی اس وجہ سے اکثر سہمی ہوئی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ وہ اپنے حال پر ہی رہے، اور اپنی سوتیلی بہن کا خیال رکھنے لگا۔ میری عمر اس لڑکی سے بہت بڑی تھی۔ وہ مشکل سے 17 سال کی لڑکی تھی، مگر اس کے حسن و نزاکت اور اس کی شفاف چمکتی ہوئی رنگت توجہ رکھتی تھی۔ اگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی تو دیکھنے والا بالکل پتہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی ہے۔ پھر مگر کچھ عرصہ بعد ایک شام بارش اور گرج چمک سے وہ ڈر کر میرے کمرے میں آئی، اور میرے پاس ہونے کی وجہ سے وہ دن بدن اسی بات سے عادی ہوتی چلی گئی۔ میں روزانہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، میں نے غصہ کرنے کے بجائے دیکھ لیا، اور میں نے میرے روزانہ ٹوکنے اور روکنے پر وہ رات ہوتے ہی میرے کمرے میں پھر بھی چلی آتی، اور مجبوراً مجھے اپنے بستر سے ہٹ کر اسے فاصلے پر سلانا پڑتا، اور میں خود ایک طرف ہو کر سو جاتا تھا۔ میں جوان اور حسین لڑکی کو اپنے پاس سلانے کا خطرہ مول لے کر اپنے حق میں خیر کی دعائیں ہی کرتا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میری بہن کو اچانک میرے پاس سونے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ مجھے خوف تھا کہ وہ ایک جوان حسین لڑکی ہے اور مرد عورت کے درمیان پردے کا اور احتیاط سے ناواقف تھی۔ اگر میری ماں یا سوتیلا باپ یا پھر میرا بھائی اسے رات کے وقت میرے کمرے میں دیکھ لیتے تو ہمارے درمیان میں بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، جبکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم سی لڑکی پر کوئی الزام لگتا، اور یہی بات وہ لڑکی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ دن ایسے ہی معمول سے گزر گئے۔ وہ روزانہ ہی ڈرتے ہوئے سہمی ہوئی سی میرے کمرے میں آ جاتی تھی، اور اگر میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ میری بات سننے کے بجائے میرے بستر میں گھس جاتی تھی۔ میں اسے احتیاط کر کے تھک چکا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر جھٹکا کھا کر رہ گیا کہ وہ دوسرے بستر کے بجائے میرے پاس موجود تھی اور میرے بہت قریب سو رہی تھی۔ میں بدک کر اس سے دور ہوا اور اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ جاگ کر نہ سمجھی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کمرے سے نکل جانے کا بولا تو اس کی حرکت مجھے بالکل بھی ساکت کر گئی تھی۔ اگلی صبح میں جاگا تو میرے کمرے میں اکیلا تھا۔ میری سوتیلی بہن وہاں سے جا چکی تھی۔ میں کتنی دیر ساکت سا اپنی جگہ پر پڑا رہا تھا۔ رات جو ہوا تھا میں اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا دماغ اپنے والد سے یہ بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا مجھے، اور میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنے روز سے اپنی سوتیلی بہن کو اپنے کمرے میں سلایا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بات کا الزام میرے سوتیلے ابا مجھے ہی دیتے۔ ماں بھی انہی بات کو ترجیح دیتی۔ اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہوا اور کمرے سے نکلا تو سامنے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ کر میں رک گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بچوں جیسی حرکتیں کرتی گزری رات کو شاید بھول چکی تھی۔ اگلے روز میں اپنے کمرے میں سوتیلی بہن کا انتظار کرتا رہا۔ میں سوچ چکا تھا آج وہ کمرے میں آئی تو میں اسے سمجھا بجھا کر اسی کمرے میں واپس لے جاؤں گا۔ مجھے لگا کہ وہ بارش کی وجہ سے جس خوف کا شکار ہوئی تھی آج تک اسی ٹراما میں تھی، مگر اس کا انتظار کرتے کرتے مجھے اچانک نیند آ گئی، اور میں پوری رات نیند میں ایسا گم پڑا رہا کہ اگلی ہی صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ میں چونک کر نظر گھمائی تو میری سوتیلی بہن کمرے میں کہیں موجود نہ تھی۔ میں نے شکر کا سانس بھرا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید رات کو میرے کمرے میں نہیں آئی۔ اس کے بعد روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ میں نے کھانا کھاتے نیند میں چلایا تھا۔ مجھ پر سستی سی چھا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کام کا بہت زیادہ دباؤ لینے لگا ہوں، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ مگر ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ میری چھوٹی بہن آج بھی میرے کمرے میں موجود تھی۔ آج بھی اس کی حرکت مجھے جھٹکا لگا گئی تھی۔ اس کا روزانہ میرے پاس رات کو آنا میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا اور مہمان خانے میں جا کر سو گیا۔ صبح میں اٹھا تو گھر میں شور سا مچا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے کے آگے پہنچا تو پتہ چلا کہ میری سوتیلی بہن کو میرے کمرے میں سویا ہوا دیکھ کر میرے سوتیلے باپ نے شور مچا دیا تھا۔ مجھے لان تان کرتے ہوئے الزامات دے رہا تھا کہ میں اس کی پاگل بیٹی کے حسن اور معصومیت کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میری ماں شرمندہ اور چپ سی وہاں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں نے مجھے پکارا اور غصے سے بولی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ یہ لڑکی تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ میرا بھائی بھی وہیں ایک طرف کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بے یقینی پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر اس شخص کو اپنی بیٹی کی اتنی فکر تھی تو اسے اپنی بیٹی پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ میری بات سن کر میرا سوتیلا باپ خاموش سا ہو گیا تھا اور اس کا الزام بھی پھر میری ماں کو دینے لگا۔ میرا بھائی سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ میری ماں نے بھی میرے سوتیلے باپ کو تحمل سے سوچنے کا کہا اور معاملہ ختم کر دیا۔
मेरी सौतेली बहन इस सारे मामले से अभी तक नावाकिफ थी। उसका बच्चा जैसा दिमाग था, वो समझ ही नहीं पाई थी कि मेरे कमरे से सुबह निकलने पर उसके ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा चुका था। इस रोज़ के बाद से मैंने उसे अपने कमरे को लॉक करके सोना शुरू कर दिया था। मैं रात के वक़्त अपने कमरे के दरवाज़े पर दस्तक महसूस करता था, मगर मैं अनसुनी किए रहता था कि मेरी बहन वापस लौट जाए। मुझे सिर्फ़ इसके पागलपन पर अफ़सोस होता था, मगर अब मैं मजबूर हो चुका था। अब एक बार मेरी बहन मेरे कमरे से निकलकर सबकी नज़रों में आ चुकी थी। मैं जानता था मेरी माँ अब अक्सर इस पर नज़र रखती है, मगर मेरी पागल बहन इस बात को नहीं समझ पाई। वो रोज़ाना आकर न जाने कितनी देर मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाती रहती थी और दरवाज़ा खोलने के लिए मिन्नतें करती रहती थी। उसका यूँ रोज़ाना दरवाज़े की दरख्वास्त करना और दरवाज़ा पे जम के खड़े रहना मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता था। मैं पूरी रात सो नहीं पाता था और रोज़ाना ही उसकी अचानक सी आवाज़ और दस्तक बंद हो जाती थी। शायद वो मायूस होकर वहाँ से चली जाती थी। मुझे हैरत अपने सौतेले बाप की बेफ़िक्री पर थी। मुझे लगता था कि अब वो रोज़ाना रात के वक़्त अपनी बेटी के कमरे में जाया करेगा। मगर जिस तरह से मेरी बहन न जाने कितनी-कितनी देर कमरे के दरवाज़े पर खड़ी रहती थी, उससे यही ज़ाहिर होता था कि मेरे सौतेले बाप को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। चंद दिन ये मामूल रहा और फिर इसके बाद मेरी बहन ने कमरे के बाहर दस्तक देना छोड़ दी। मैं भी पुरसुकून हो गया और अपने काम की वजह से कुछ इतना मसरूफ़ हो गया कि सुबह-सुबह मैं अपने घर से चला जाता था। रात को देर से घर आता, मेरा अपनी सौतेली बहन से सामना ही नहीं हो पा रहा था और मैं उससे सामना करने से अब परहेज़ करने लगा था। हालाँकि मैं जानता था वो नीम पागल लड़की थी, दिन के वक़्त तो बिल्कुल बच्चों की तरह खेल में मगन रहती थी। मगर फिर भी मुझे खौफ़ था कि अगर मेरा सामना हुआ, तो वो मुझसे शिकवा ना कर बैठे कि मैं उसके आगे दरवाज़ा क्यों बंद रखने लगा हूँ। जब मेरे दफ़्तर में काम का बोझ कदरे कम हुआ और मामूली रूटीन चलने लगी, तो मुझे और मेरे दूसरे साथी वर्करों को एक दिन की छुट्टी दी गई। मैं रात को देर से घर आया और अगले ही रोज़ मैं बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा और जब सुबह उठकर कमरे से बाहर निकला तो घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। मेरा भाई मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी जा चुका था। मेरी माँ टीवी पर कोई टॉक शो देख रही थी। मुझे देखकर वो चौंक गई और हैरत से पूछने लगी कि मैं आज घर पर क्या कर रहा हूँ। मैंने संजीदगी से घर में मौजूदगी की वजह बताई तो वो सर हिलाकर फिर से टीवी देखने में मगन हो गई। मैं किचन में जाकर अपना नाश्ता तैयार किया तो मुझे अचानक अपनी सौतेली बहन का ख्याल आया। मैंने अतराफ में नज़र दौड़ाई, मगर वो मुझे घर में सामने कहीं भी नज़र नहीं आई। मैंने अपनी माँ से जब अपनी सौतेली बहन का पूछा, लापरवाही से कंधे झुकाकर बोली, शायद वो अपने बाप कमरे में होगी। मुझे इस बात पर हैरत हुई थी। न जाने मेरी माँ कैसी औरत बन चुकी थी। सगी ना सही, मगर जिसे अपनी सौतेली बेटी पागल की परवाह नहीं थी। बेटियां तो सांझी ही होती हैं, लेकिन मेरी माँ को जैसे ख्याल तक नहीं था और मेरी सौतेली बहन का बाप तो पहले ही बहुत आवारा मिजाज का था। मैं अपनी माँ को नज़रअंदाज करके अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ पीछे गहरी नज़रों से मुझे जाता हुआ देख रही थी, मगर मैं नज़रअंदाज कर गया। मैं जानता था मेरी माँ भी अब मुझे शक की निगाह से देखने लगी है, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं अपनी बहन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर ठटक गया। वो अपने बिस्तर पर सिमटी हुई सी पड़ी थी। मैंने नीम अंधेरे में ही उसे पुकारने की कोशिश की तो वो सहम कर पीछे हो गई और बुरी तरह चीखने लगी। और उसके चीखने और शोर शराबा करने पर मैं सकता जदा सा उसे देखने लगा। इसी वक्त मेरी माँ भी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। सतीला बाप भी आन पहुंचा और अपनी बेटी को देखते ही मुझ पर पूछने लगा कि क्या हुआ। मैं जवाब देने की बजाय कमरे की रोशनी ऑन की और अपनी सौतेली बहन की तरफ बढ़ा। उसकी हालत देखकर मुझे और मेरी सौतेली माँ को झटका लगा था कि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका हुलिया बहुत ही गैर मायूब सा लग रहा था। चेहरे और गर्दन पर भी निशानात थे जो हमें किसी अनहोनी का एहसास दिला रहे थे। मेरी माँ फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मेरे सौतेले बाप से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को संभालना चाहा तो वो मेरे करीब होने पर जोर जोर से चीखने लगी और बोली, मुझे मत कुछ करो, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे मत मारो। मैं उसके अल्फाज हैरान कर रहे थे मुझे। मैं जानता था पिछले 10-15 दिन से वो मेरे पास नहीं आ रही थी। कुछ वक्त उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक भी दी थी, मगर मैंने उसे अपने कमरे में दाखिल नहीं होने दिया था और मेरा उससे सामना भी कम हुआ था। ये नहीं हो सकता था कि उसे मैंने कुछ कहा हो, मगर उसके अल्फाज और उसका हुलिया मुझे गड़बड़ होने का एहसास दिला रहे थे। मेरे सामने ही वो चीखते चीखते बेहोश हो गई। मेरी माँ का सकता टूटा और वो भागकर मेरी सौतेली बहन के पास आई और चीख चीख कर बेटी को पुकारने लगी और मुझे तान करने लगी। अपनी माँ की बेयकीनी फिर से मेरा दिल दहला गई थी। मैंने अभी अपनी माँ को वहां से हटाया और अपनी छोटी बहन को उठाकर वहां से भागा। मैं उसे फौरन अस्पताल ले गया था कि डॉक्टर से चेकअप करवा सकूं। डॉक्टर ने उसका तफसील से मुआयना करके हमारे सर पर धमाका किया था। डॉक्टर के अल्फाज पर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उसका रेप किया गया था और उस पर तशद्दुद भी किया गया था। सौतेले बाप ने इन अल्फाज पर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और चीख चीख कर पूरे अस्पताल के सामने मुझे इल्जाम देने लगे कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ।
जबकि मैं तो अपनी सौतेली बहन की हालत देखकर उससे ज़्यादा परेशान हो गया था। और उसके साथ ये सब किसने किया था मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी घर पर तवज्जो कम ही रही थी। डॉक्टर मुझे शर्म दिलाती नज़रों से देखता वहाँ से चला गया। मैंने अपनी बहन का वहाँ इलाज करवाया। इस दौरान मेरी माँ भी मुसलसल रोती रही और अपनी तरबियत को कोसने लगी और मुझे इल्ज़ाम देती रही। मेरे सौतेले बाप ने डॉक्टर से इलाज के लिए कहा। मैं इस रोज़ समझ गया था कि मेरे सौतेले बाप और मेरी माँ के दरमियान ये पहले दिन से ही तय हुआ था कि मेरी जो सौतेली माँ बहन की जिम्मेदारी नहीं उठा रही थी, और ना ही मेरा सौतेला बाप हमारा बाप की तरह ख्याल रख रहा था। ये शादी सिर्फ इन दोनों की जरूरत थी। इन्होंने एक दूसरे के बच्चों से कोई वास्ता नहीं रखा था। मेरी माँ खामोश ही बैठी रही। पूरा दिन मेरी बहन जेरे इलाज रही। शाम के वक्त उसे छुट्टी मिली तो मैं उसे और अपनी माँ को लेकर घर आ गया। मेरे सौतेले बाप और मेरा भाई पहले ही घर पर मौजूद थे। मेरे भाई ने जब मुझे सौतेली बहन के साथ देखा तो वो गुस्से से उठकर कमरे में चला गया। उसे लगता था कि मैं अपने बाप की तरह अपनी सौतेली बहन के चुंगल में फंस रहा हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गया था। मेरे लिए ये सब सोचना बहुत मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर के अल्फाज अभी तक मेरे दिमाग में अटके हुए थे। हमारे घर में कोई मुलाजिम मर्द नहीं आता था। घर के मर्द सिर्फ हम तीन ही थे, सौतेले बाप और मेरा छोटा भाई और मैं खुद। मैं अपने बारे में जानता था, मैं कहाँ गया और कैसे मसरूफ रहा था। मेरी बहन मेरे कमरे में आती रहती थी। अचानक मुझे अपनी सौतेली बहन की इस रोज़ वाली हरकत याद आई। जब मेरे जागने पर मैंने देखा था कि वो मेरे गले से लगी मेरी बहन मेरे पास मौजूद थी, और जब मैंने उसे वहां से जाने का कहा तो खुद उसे दूर धकेलना चाहा तो वो यकदम रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ गई थी। वो तब भी बुरी तरह से डरी हुई लग रही थी। वो हाथ जोड़कर बोली थी कि मुझे अपने कमरे से मत निकालो, मैं तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे पास सोना है, मुझे अपने कमरे में डर लगता है, वो मुझे मार देगा। उसकी बात पर मुझे बहुत हैरत महसूस हुई थी। मैं इस रोज हवास पाख्ता हो रहा था और उसे इतना करीब देखकर इतना परेशान हो गया था कि मैं उसके अल्फाज पर गौर ही नहीं कर पाया था। और अगर मैं इस रोज उसके अल्फाज पर गौर कर लेता तो शायद जान लेता कि वो सिर्फ बारिश और गरज चमक से ढकने की वजह से नहीं, बल्कि कोई और वजह थी कि वो मेरे पास आती थी। इस बात को सोचे बिना मैंने सोच लिया था कि अगले रोज उसे समझा दूंगा, मगर अगले रोज सुबह होते ही वो मेरे कमरे से गायब थी। वो सुबह सुबह मेरे कमरे से चली गई थी और मैं भी इस बात से बौखला गया था। अगर आज इतने रोज बाद मैं उसे इस हालत में देखा था, वो बात मुझे अब बुरी तरह चुभ रही थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरे बाप या मेरे छोटे भाई में से कोई ऐसी खराबी थी। मेरे सौतेले बाप की सगी बेटी थी, उस पर तो शक किया ही नहीं जा सकता था। जबकि मेरा छोटा भाई हमेशा से ही लिए दिए अंदाज में रहने वाला, अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करने वाला इंसान था। इससे पहले रोज से ही अपने सौतेले बाप और सौतेली बहन से शदीद नफरत। वो अपनी इन्हीं बात करने की काबिल भी नहीं समझता था कि इनके साथ कुछ ऐसा वैसा करता। अब मेरी सोच दूसरी तरफ जा रही थी। मुझे लगने लगा जैसे हमारे घर में कोई और मर्द दाखिल होकर मेरी बहन के साथ गलत हरकतें कर रहा था। वो बेशक पागल सी थी और बच्चों जैसी हरकतें करती थी, मगर हसीन और जवान लड़की थी। मुझे बेपनाह अफसोस होने लगा। घर पर हम तीन मर्द मौजूद थे, मगर वो मासूम लड़की ऐसी हालत से गुजर रही थी। वो नासमझ और बेवकूफ थी, जो खुद पर गुजरी क़यामत के बारे में किसी को खबर भी नहीं कर सकी। अब मुझे समझ आ रही थी, वो रोजाना मेरे कमरे का दरवाजा बजा रही थी। जब न जाने वो कितनी मुसीबत में होती थी, लेकिन अचानक उसकी आवाज और दस्तक बंद हो जाया करती थी। मैं बेचैनी से उठकर खड़ा हुआ और अपने वालिद के कमरे में पहुंचा। मैं वहां पहुंचा तो मेरी सौतेली माँ पहले से बुरी तरह रो रही थी। मेरे सौतेले बाप ने मुझे देखते ही मेरी माँ से कहा, तुम्हें चाहिए कि अब तुम मेरी बेटी की इस हालत की जिम्मेदारी उठाओ और अपने इस बेटे के साथ इसका निकाह करवा दो। तुम जानती हो कि मैंने 2-3 बार अपनी बेटी के इसके कमरे से निकलते हुए देखा था और मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बताई थी, मगर तुमने तवज्जो नहीं दी और तुमने मुझसे ये कह दिया कि मेरा बेटा इसे अपनी बहन समझता है। मेरे सौतेले बाप मेरी माँ के सामने ऐसी बातें कर रहा था। मुझे इस लापरवाह शख्स पर शदीद गुस्सा आया। मैंने अपनी माँ को सब सच बता दिया और इनसे कहा कि मैं यही बात करने आया हूँ। मैंने अपनी माँ को अपनी सौतेली बहन के खौफ और अपने कमरे में आने की वजह तफसील से बता दी थी। सब। मैंने ये भी बताया कि पिछले 4-15 रोज से वो मेरे कमरे के आने की कोशिश करती रही, मगर मैंने उसे अपने कमरे में आने नहीं दिया। और इसके बाद जब मैं उसे मिला तो इस हाल में मेरी माँ ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। मेरी माँ ने इनसे कहा कि शादी के रोज़ ही मैंने तुमसे बोल दिया था कि तुम मेरे बेटों का खर्च उठाओगे, ना मुझे तुम्हारी पागल बेटी को पालने की ज़रूरत पेश आएगी। इसकी इज्जत की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ये गारंटी देने को तैयार हूँ कि इस लड़की के साथ मेरे दोनों बेटों ने कुछ नहीं किया। तुम्हें चाहिए कि अपनी बेटी पर नज़र रखो। मेरे बेटे दिन भर घर से बाहर रहते हैं। घर में तो तुम्हारी बेटी अकेली होती होगी। कौन जाने तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कौन करता रहा है। हम यही बात कर रहे थे कि मुझे महसूस हुआ जैसे दरवाजे के बाहर कोई हमारी बातें सुनकर दरवाजे से हट गया है। मैंने महसूस करते हुए अपने माँ बाप को बहस करता छोड़कर दबे कदमों से कमरे से निकला और अपनी छोटी बहन के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के दरवाजे पर मैंने मर्दाना आवाज सुनी तो मैं ठटक गया।
اگلے لمحے اس آواز کو پہچاننے سے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میری سوتیلی بہن کو دھمکا رہا تھا کہ وہ اس کا نام کسی کے سامنے نہ لے۔ میں یہ الفاظ سنتے ہی غم سے اپنی جگہ سے جم کر رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اتنی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا بھائی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ بات بدلنے کی کوشش کرنے لگا اور پریشان ہوا، مگر میں نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے سوال کیا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ وہ تو ہماری سوتیلی بہن سے نفرت کرتا تھا، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ نفرت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا۔ وہ میرے ناراض ہونے اور ڈانٹنے پر ڈٹھائی سے بولا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اسے کبھی اپنی بہن نہیں سمجھتا تھا۔ تب میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ تم جانتے ہو پاگل سی لڑکی ہے، تمہارے کمرے کی طرف اکثر کھیلتے ہوئے میرے کمرے میں بھی آ جاتی تھی۔ میں نے 2-3 بار اسے غصے سے کمرے سے باہر نکال دیا، مگر وہ نہیں سدھری۔ وہ بولا کہ میں اس کے باپ کو بھی اس کی شکایت لگائی، مگر اس شخص نے پرواہ نہیں کی۔ سوتیلی بہن اپنے لاپرواہ حلیہ میں میرے بھائی کے کمرے میں چلی جاتی تو میرا بھائی متوجہ ہونے لگا تھا۔ وہ حسین تھی اور لاپرواہ تھی، میرا بھائی بھی جوان لڑکا تھا۔ بس حسن کو دیکھ کر نفس غالب آ گیا اور ایک روز نہ تنہائی پاتے ہی اس پر شیطان حاوی ہونے لگا۔ اس نے جب زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میری سوتیلی بہن خود کو چھڑوا کر میرے پاس بھاگ گئی۔ رات اس میرے کمرے میں وہ سوئی تھی اور اس کے بعد ہر رات جب بھی میرے بھائی نے اس کے ساتھ کوئی غلط کرنے کی کوشش کی وہ میرے کمرے میں آ جاتی، مگر جب میں نے بھی اسے کمرے سے نکال دیا تو اسے میرا بھائی زبردستی کمرے میں بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ میری لاپرواہی اور اپنے باپ کی بے نیازی کی وجہ سے نتیجہ میں وہ پاگل لڑکی اپنی عزت گواتی رہی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ میرا بھائی بھی سب سی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ سب حقیقت کھلتے ہی میرے باپ نے سزا کے طور پر میرے بھائی کا میری سوتیلی بہن کے ساتھ نکاح کروانا چاہا تھا، مگر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میری سوتیلی بہن پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بننے والی ہے۔ میرا بھائی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا سوتیلا باپ اب اکثر خاموش سا رہتا ہے۔ میں یہ سب بتا کر لوگوں کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دوسری شادیاں کر کے اپنے بچوں سے آنکھیں نہ پھیر لیا کریں۔ گھر میں رہنے والے سوتیلے بہن بھائی کا آپ سے کوئی محرم رشتہ نہیں ہوتا۔ عورت کے سہارے کے لیے دوسری شادی کرنا غلط نہیں ہے، مگر دوسری شادی کر کے اپنی جوان اولاد، خاص طور پر بیٹیوں کو نامحرم مردوں کے درمیان اکیلا چھوڑ دینا نہایت غلط حرکت ہے، جو ان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اولاد کی سرگرمیوں پر خاص طور پر نظر رکھیں، انہیں اپنی زیر نگرانی میں رکھیں تاکہ غیر معمولی واقعات سے بچا جا سکے۔